साथियों, नमस्कार। मैं एस डी मीणा। मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे सर्विस गाइड पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, परिवहन भत्ता की, कि रेल कर्मचारियों को किस रेट से मिलता है और कैसे मिलता है, क्या शर्तें हैं। बात शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, परिवहन भत्ता, अगर इसका बेसिक जान लेंगे तो आगे के नियम भी आप आराम से जान लेंगे कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ से और जहाँ आपका ऑफिस है, कार्यस्थल तक आने जाने के लिए आपको रेलवे कुछ भत्ता देती है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, परिवहन भत्ता हो गया। ये छठे वेतन आयोग में दिया गया था। उस समय इसकी एक शर्त थी कि 1 किलोमीटर के अंदर अगर निवास स्थान है कार्यस्थल से तो फिर कर्मचारियों को नहीं दिया जाता है और इसमें बड़े डिस्प्यूट होते थे। लेकिन 7वें वेतन आयोग ने इस शर्त को हटा दिया है, तो अब सबको मिलेगा। किस रेट से मिलेगा? ये जो है रेलवे ने 2 हिस्सों में बांटा है। 19 बड़े शहर डिसाइड किए हैं, उनमें अलग रेट रहेगी, और ये 19 बड़े शहर से अलग बचे हुए जो इतने भी स्थान में स्टेशंस है, छोटी जगह हैं, सबके लिए एक अलग रेट रहेगी। अब ये 19 बड़े शहर है, हैदराबाद है, दिल्ली है, बंगलौर है, ग्रेटर मुंबई है, चेन्नई है, कलकत्ता है, अहमदाबाद है, सूरत है, नागपुर है, पुणे है, जयपुर है, लखनऊ, कानपुर, पटना, इंदौर, कोच्चि, गाजियाबाद, कोयम्बतूर, ऐसे, और एक कोझीकोड करके शहर है। इनमें रेट अलग होगी और बचे हुए उनके लिए अलग होगी। शहर के अलावा ग्रेड पे भी तय किया है कि ग्रेड पे के अनुसार भी होगी। तो ग्रेड पे में तय किया है कि लेवल 1 और 2 में एक जैसी होगी, लेवल 3 से 8 तक एक एक जैसी होगी, और लेवल 9 से 5400 जीपी से ऊपर के लिए अलग होगी। तो लेवल 1 और 2 मतलब ग्रेड पे 1800 और 1900 में हम बात करें तो हम ये देख लें कि ये 19 जगह दिया है और छोटी जगह, तो छोटी जगह की हम पहले बात कर ले। तो इसमें लेवल और 1 2 वालों को 900 रुपए फिक्स किया, प्लस उस पर डीए। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस फिक्स एक अमाउंट किया है, उसके ऊपर डीए मिलेगा। तो हर 6 महीने में डीए बढ़ेगा, तो हर 6 महीने में ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ेगा, सीधी थ्योरी है। तो लेवल 1 और 2 का छोटी जगह में 900 रुपए है, जो 1800 और 1900 ग्रेड पे है, और बड़ी जगह में ये 1350 प्लस डीए है। ठीक। अब लेवल 3 से 8 ग्रेड पे 2000 से 4800 ग्रेड पे के लिए। छोटी जगह में 900 का डबल कर दो, 1800 प्लस डीए, और बड़े शहरों में जो 19 बताए हैं उनमें 3600 3600 प्लस उसके ऊपर डीए मिलेगा। लेवल 9 से ऊपर मतलब 5400 जीपी के ऊपर है, तो छोटी जगहों में जो हम पहले लेवल 8 तक 1800 किया, उसको डबल कर दो, 3600 मिलेगा, और उसके ऊपर डीए मिलेगा। और बड़े शहरों में ये 7200 7200 प्लस डीए मिलेगा। तो ये रेट है जिसके अनुसार से आपको परिवहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। अब इसकी शर्तें क्या है? तो इसकी शर्तें ये है, इसकी शर्त ये है
कि जो कर्मचारी सरकारी व्हीकल का प्रयोग करता है अपने निवास स्थान से ड्यूटी पे आने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं। भाई सरकार खर्चा आपको व्हीकल दे रही है ना सरकार, तो फिर काहे का खर्चा हुआ? मैंने शुरू में ही बोला कि अपने निवास स्थान से कार्यस्थल पर आने के लिए जो खर्चा होता है उसको आपको रेलवे दे रही है। अब सरकार ने अगर व्हीकल दे दिया है तो फिर आपको नहीं बनेगा। तो एक तो इस केस में नहीं मिलेगा। दूसरा, लेवल 14 और उसके ऊपर मतलब अधिकारी होते हैं, उनको ये ऑप्शन दिया है कि वो 15,750 प्लस डीए अगर परिवहन भत्ता ट्रांसपोर्ट अलाउंस लेना चाहे तो उनको ये मिलेगा, लेकिन शर्त ये है कि अगर सरकारी गाड़ी दे रखी है तो वो उसको छोड़ना पड़ेगा, तो उसको फिर सरकारी गाड़ी का फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें 15,750 प्लस डीए मिलेगा। तो ये रेट है। जो लोग दिव्यांग है, दिव्यांग के मतलब शारीरिक रूप से असक्षम कर्मचारी है, वो शारीरिक रूप से असक्षम हो सकते हैं, आंखों से दृष्टिबाधित वो हो सकता है, गूंगा बहरा हो सकता है, और भी कुछ बीमारी लिखी है, उनसे अगर ग्रस्त है तो उसको डबल रेट से मिलेगा। मतलब नॉर्मल कर्मचारी को ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मिल रहा है उससे डबल रेट से ये मिलेगा। तो ये फिजिकल डिसेबल्ड जो एम्प्लॉइज है उनके लिए है। अब अगर वो अपॉइंटमेंट के टाइम ही देते हैं अपना सर्टिफिकेट, सरकारी डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए इसमें इसमें मतलब हर स्टेट और केंद्र सरकार एक नॉमिनेट करती है कि फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कौन से हॉस्पिटल से सरकारी हॉस्पिटल देगा, वहां से आपको लाना पड़ेगा, लेकिन उसको लाने के बाद भी रेलवे सर्टिफाई करती है। तो ये जब सर्टिफाई हो जाएगा तो उसको डबल मिलेगा। अब अपॉइंटमेंट के टाइम अगर दिया है तो देख ही लिया, लेकिन हो सकता है नौकरी के दौरान कोई तकलीफ हो गई और डिसेबिलिटी हो गई है, तो कर्मचारी जो सर्टिफिकेट जमा करवाएगा उसके बाद से, सर्टिफिकेट देने के बाद से ट्रांसपोर्ट अलाउंस डबल रेट से मिलेगा। इसमें यही है कि गवर्नमेंट जब सर्टिफिकेट देंगे उसके बाद रेलवे को जमा करवाएंगे, रेलवे भी रेलवे के डॉक्टर के थ्रू उसको सर्टिफाई करवाता है। क्योंकि ये केसें कुछ होते हैं, मेरे पास एक केस ऐसा आया था कि आदमी को डिसेबल्ड सर्टिफिकेट दे दिया था और वो मेरे को बोला साहब अब ये मुझे हैंडीकैप हो गया हूँ, उसमें काउंट करवा दो। हमने ये केस लिया था, लेकिन रेलवे ने बोला कि भेज दो उसको, हम सर्टिफिकेट को सर्टिफाई कर लेते हैं। तो कर्मचारी मेडिकल में जाने को तैयार नहीं, स्टेट गवर्नमेंट से कागज ले लिया। अब वो उसके पीछे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। उस केस में अगर कोई देता है तो रेलवे भी उसको सर्टिफाई करेगी, तो ये आवश्यक है। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस कब नहीं मिलेगा? यदि कर्मचारी पूरे कैलेंडर महीने में नौकरी से अनुपस्थित रहता है। अब नौकरी से अनुपस्थित रहता है, देखो अनुपस्थिति दो तरीके की होती है, ऑथराइज एब्सेंट और अनऑथराइज एब्सेंट। एक्चुअली हम जब छुट्टी लेते हैं वो नौकरी से अनुपस्थित रहने की ही परमिशन लेते हैं, लेकिन अनुमति लेते हैं, वो ऑथराइज एब्सेंट हो गया। मतलब अपने कार्य स्थल पर वो नहीं आएगा और उसको परमिशन दे दी। तो अगर कर्मचारी 1 तारीख से उस महीने के लास्ट तारीख तक, 30 और 31 कुछ भी हो सकती है, पूरे कैलेंडर महीने अगर वो छुट्टी रहता है तो उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। एक, यदि वो कर्मचारी पूरे महीने एब्सेंट रहता है तो भी नहीं मिलेगा। लेकिन एक दिन भी अगर वो नौकरी पे है, एक दिन भी, 1 तारीख को, 2 तारीख को, उसके बाद छुट्टी पर जाता है तो पूरे महीने का मिलेगा। दो कंडीशन। यदि बीमारी के कारण
पूरे कैलेंडर महीने में वो नौकरी पे नहीं आ पाता है तो अभी उसको परिवहन भत्ता नहीं मिलेगा। 3, यदि कर्मचारी सस्पेंड कर दिया गया है और पूरे कैलेंडर महीने सस्पेंड रहता है तो भी उसको परिवहन भत्ता नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें एक चीज और है सस्पेंड के में, तो दोनों चीज को मैं फिर से दोहराऊं, वो कंपैरेटिव करो तो आपको समझ में आ जाएगी। मान लो कोई आदमी 1 तारीख से 31 तारीख या 30 तारीख जैसा महीना है छुट्टी पे रहता है तो उसको उस महीने का पूरे का ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा, लेकिन अगले महीने भी वो 15 दिन और मतलब 45 डेज छुट्टी पे रहता है तो फिर उसको अगले महीने का पूरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा क्योंकि 15 दिन बाद वो ड्यूटी पे आ रहा है। लेकिन कोई कर्मचारी पूरे कैलेंडर महीने सस्पेंड रहता है 1 तारीख से 31 तारीख तो उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस उसका नहीं मिलेगा, लेकिन और कंटिन्यूस अगले महीने 15 दिन और रहता है मतलब 45 दिन सस्पेंड रहता है और फिर उसको नौकरी पे ले लेते हैं तो उस केस में उसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस आधा हो जाएगा परिवहन भत्ता, मतलब प्रोपोर्शनेट कम हो जाएगा। 10 दिन अगर रहता है तो 10 दिन के हिसाब से उसको काट लेंगे। तो ये सस्पेंड के पीरियड में एक अलग से नियम है, इस बात को आपको देखना चाहिए। ये हो जाएगा। कोई कर्मचारी अगर प्रशिक्षण में है, ट्रेनिंग में है तो हेडक्वार्टर से बाहर है और मैंने बोला कि अपने निवास स्थान से कार्यालय जो आता है उसका ये भत्ता है। अब प्रशिक्षण में है, ट्रेनिंग में है तो ड्यूटी पे तो है वो, लेकिन ऑफिस तो नहीं आ रहा है। इस केस में उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। सस्पेंड में क्यों नहीं मिल रहा ट्रांसपोर्ट अलाउंस? यही है कारण कि सस्पेंड में ऑफिस नहीं आना है। कुछ लोग सस्पेंड पीरियड, मैंने जो पहले वीडियो बताया था उसमें बताया था कि सस्पेंड में ऑफिस नहीं आना है, लेकिन कुछ सुपरवाइजर साइन करने बुलाते हैं कि ऑफिस में आके बैठ जाओ, सारे दिन सस्पेंड कर्मचारी को बिठाने के रखते हैं, वो गलत है। उसके पीछे यही लॉजिक है कि आपको सस्पेंड में घर रहना तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा, परिवहन भत्ता नहीं मिलेगा। तो ये भी एक कारण है कि अगर प्रशिक्षण में है तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। तो साथियों, ट्रांसपोर्ट अलाउंस का ये एक नियम है जो आपको बताया। मैं इसमें 2 एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि डिस्प्यूट कैसे पैदा होते हैं या हम लोग क्या गलती करते हैं जिसको हमारे ही कारण हम कभी कभी आगे जब ऑडिट होती है तो उसमें फंस जाते हैं। चीफ लोको इंस्पेक्टर्स जो ड्यूटी पे जब जाते हैं तो हमेशा फुट प्लेटिंग में बाहर जाते हैं। लॉबी पे या ऑफिस में तो बहुत कम होते हैं, बैठते ही नहीं है, बहुत कम ड्यूटी होती है। तो एक मुख्यालय पे चीफ लोको इंस्पेक्टर मस्टर में डी लगाते थे, मतलब वो ये सोचते थे कि हम तो जा रहे हैं तो डी है ना, डी का मतलब टीए पे जा रहे हैं। जो नॉर्मली अदर देन रनिंग स्टाफ होता है वो कोई ड्यूटी पे जाता है तो मस्टर में डी लगा देता है। तो वो मुख्यालय के सभी जो चीफ लोको इंस्पेक्टर्स थे वो डी लगाते थे। अब ऑडिट गई उस ऑफिस में और देखा तो बोला ये सब लोको इंस्पेक्टर 3-3 महीने जब हेडक्वार्टर के बाहर है तो इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस कैसे मिल रहा है, इनका ट्रांसपोर्ट अलाउंस रिकवरी करो क्योंकि डी लगा हुआ है। तो रिकवरी के ऑर्डर हो गए। लोगों ने हमसे संपर्क किया, देखा तो ये बात हमने कन्विंस किया। ऑडिट पैरा बन गया इसका मतलब रिकवरी नहीं है। ऑडिट पैरा जब आता है तो उसको कंप्लायंस में देना, जवाब देना होता है और वो खत्म भी हो सकता है। तो फिर उसका कंप्लायंस दिया कि भाई वो ऑफिस में आते हैं, मस्टर्म साइन करते हैं, ऑफिस की ड्यूटी करते हैं और फिर प्लेटिंग में चले जाते हैं। तो ये उनका डी वाला सिस्टम नहीं है, सीएलआई का काम ही यही है। और अगर हमने ये मान लिया कि नहीं वो डी है और नहीं देंगे, फिर तो किसी भी लोको पायलट को नहीं मिलेगा, किसी भी असिस्टेंट लोको पायलट को नहीं मिलेगा, किसी भी ट्रेन मैनेजर को नहीं मिलेगा, किसी भी टीसी को नहीं मिलेगा। कि लोग वो तो आते हैं और अपने गाड़ियों में चल देते हैं। बहुत से लोगों को नहीं मिलेगा। स्टेशन मास्टर केबिन पे आते हैं, स्टेशन सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में तो जाते ही नहीं है।
तो फिर ऑडिट वालों ने बोला ठीक है, आपकी बात लॉजिक है और इसको कंप्लेंस करके भेजो कि भाई बात ये है, और उन्होंने साइन गलत किया और अगली बार से ये डी नहीं लिखे, मास्टर में सिर्फ साइन कर। तो फिर उनकी रिकवरी होगी। तो मास्टर में साइन करें जब भी इस बात का ध्यान रखें कि हम क्या लिख रहे हैं। एक एग्जांपल और था, कोरोना पीरियड में ऑफिस सब बंद थी, जाते नहीं थे लोग, तो जिनकी ऑफिस बंद थी, जो नहीं जाते थे, उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिला। लेकिन लोको सेड से हमारे पास केस आया, 2020-21 में कोरोना था और 24 में मेरे पास ये केस आया था कि जब ऑडिट हुआ तो भाई कि ये अवधि में इनका मास्टर खाली है, तो इसका मतलब वो आए नहीं, कोरोना में तो आना नहीं था, तो इनका ट्रांसपोर्ट अलाउंस की रिकवरी करी जाए जो दे दिया था। तो बात तो नियम से सही थी। वो लोग मेरे पास आए थे कि सर वो हम शेड में आते थे, काम करते थे, ये ट्रक आता था, ये सामान उतारते थे, ये इंजन आया, इसमें हमने ये काम किया, लेकिन मास्टर में साइन करते नहीं देते थे, क्योंकि कोरोना में तो मना कर दिया था, मास्टर में साइन नहीं करेंगे। तो अब साइन ही नहीं करने दे रहे तो कहां से साइन करें? तो बात तो सही थी। तो उन लोगों ने हमको बताया ये बात है, तो हमने फिर प्रशासन से, रेल प्रशासन से बात किया और ये बात बताई कि इसमें कर्मचारी क्या गलती है, और अगर वो कर्मचारी शेड में आया ही नहीं तो ये जब ट्रक आया तो मटेरियल किसने उतारा, ये लोगों को तैयार किसने किया, ये फेलियर अटेंड किसने किया? तो बात थी, प्रशासन ने ये बात मान ली। फिर ये तय हुआ कि संबंधित सुपरवाइजर, उनका जो इंचार्ज था, वो लिख के दे दे कि भाई ये आए थे और इन्होंने शेड में फेलियर अटेंड किए हैं या ये काम किए हैं, लेकिन कोरोना चल रहा था इसलिए इनका मास्टर पे साइन नहीं करवाया। तो फिर उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमने ये दिलवाया था। तो इस तरह के भी कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस संबंधी नियम है। मैं समझता हूँ कि आपको इसकी कुछ जानकारी पहले से भी होगी, लेकिन आज अच्छी तरह से समझ गए होंगे साथियों। और भी नए नए नियमों पे मैं आपको नई नई बातें अपने ढंग से बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी अगर परेशानी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, लोग संपर्क भी करते हैं। नमस्कार, मैं एस डी मीणा। धन्यवाद।